कहानी की शुरुआत चांद की खामोशी से होती है। नील आर्मस्ट्रांग का वो ऐतिहासिक संदेश आज भी वहां एक पत्थर पर खुदा हुआ है कि हम पूरी मानव जाति की तरफ से यहाँ शांति का संदेश लेकर आए हैं। लेकिन इंसान की ये मासूमियत कुछ ही पलों में चकनाचूर होने वाली थी। अचानक एक खौफनाक और बेहद विशाल परछाई उस पूरे इलाके को अंधेरे में डुबो देती है। एक ऐसा स्पेसशिप जिसकी कल्पना तक किसी इंसान ने नहीं की थी, वो बहुत तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। धरती पर न्यू मैक्सिको के SITI इंस्टीट्यूट में रोज की तरह सब शांत था। तभी अचानक उनके कंप्यूटर्स में एक ऐसा स्ट्रांग सिग्नल गूंजता है जो सीधे चांद की तरफ से आ रहा था। वहां मौजूद टेक्नीशियन घबरा जाता है। मिलिट्री के जनरल्स को लगता है कि ये शायद रूस का कोई खुफिया सैटेलाइट है, लेकिन जब गहराई से जांच होती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चीज कोई सैटेलाइट नहीं बल्कि 550 किलोमीटर चौड़ा एक महाविशाल ऑब्जेक्ट था, जिसका वजन चांद के 1/4 हिस्से के बराबर था। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। उन्हें खबर मिलती है कि वो अनजान आफत अंतरिक्ष में रुककर 36 अलग अलग टुकड़ों में बंट चुकी है और अगले 25 मिनटों में वो हमारी धरती के वायुमंडल में दाखिल होने वाली है। दुनिया सहम जाती है जब आसमान में आग के भयंकर गोले दिखाई देते हैं। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक आसमान में बादलों को चीरते हुए वो यूएफओ इंसानी शहरों के ऊपर आकर ठहर जाते हैं। उनका आकार इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी सभ्यता उनके नीचे छिप गई है। इंसान बेबस है क्योंकि उसे नहीं पता कि इन बादलों के पीछे क्या छिपा है, दोस्ती का हाथ या फिर पूरी दुनिया का अंत। यूएफओ के आते ही पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने लगता है। टीवी स्क्रीन ब्लैंक हो रहे हैं और रेडियो पर सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। इसी बीच न्यूयॉर्क के एक छोटे से टीवी स्टेशन में काम करने वाले ब्रिलियंट सैटेलाइट इंजीनियर डेविड लेविंसन का ध्यान इन सिग्नलों पर जाता है। जब डेविड गहराई से जांच करता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है। इन सैटेलाइट सिग्नलों के पीछे एलियंस का एक गुप्त कोड छिपा हुआ है। वो हमारे ही सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से तालमेल बिठा रहे हैं और अपनी पोजीशन सेट कर रहे हैं। डेविड जब उस कोड को डिकोड करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोड और कुछ नहीं बल्कि एक टाइमर था, एक उल्टी गिनती जो ठीक 7 घंटे बाद खत्म होने वाली थी। डेविड को शतरंज का शौकीन होने के नाते समझ आ जाता है कि एलियंस ने अपने मोहरे बिठा दिए हैं और समय पूरा होते ही वो सबसे बड़ा हमला करेंगे। इस महाविनाश को रोकने के लिए डेविड तुरंत अपनी एक्स वाइफ को फोन करता है, जो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूरी इंसानियत खतरे में है, लेकिन वो इसे डेविड का पागलपन समझकर फोन काट देती है। डेविड जानता था कि अगर वो राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा तो पूरी दुनिया राख बन जाएगी। वो अपने बूढ़े पिता को साथ लेकर सीधे वॉशिंगटन DC के लिए निकल पड़ता है। किस्मत से वो किसी तरह व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति के सामने पहुंचने में कामयाब हो जाता है। राष्ट्रपति और उनके जनरल्स को डेविड की बातों पर यकीन नहीं होता। अपनी बात साबित करने के लिए अमेरिकी सेना 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को उस यूएफओ के करीब भेजती है ताकि उनसे शांतिपूर्वक संपर्क किया जा सके। पूरी दुनिया की नजरें उन हेलीकॉप्टर्स पर थीं, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उस विशाल शिप के नजदीक पहुंचते हैं, अचानक अंदर से एक खौफनाक चमकदार रोशनी निकलती है। पलक झपकते ही दोनों हेलीकॉप्टर हवा में ही जलकर खाक हो जाते हैं। अब किसी के पास कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। उनका मकसद शांति नहीं बल्कि विनाश था। राष्ट्रपति तुरंत व्हाइट हाउस खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड के कंप्यूटर का टाइमर अब 0 पर आ चुका था और आसमान में मौजूद उस खौफनाक शिप का निचला हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा था। समय खत्म हो चुका था। आसमान में मौजूद उस दानवाकार यूएफओ के केंद्र से एक बेहद खौफनाक नीली रोशनी निकलती है जो सीधे जमीन को छूती है। अगले ही पल एक ऐसा धमाका होता है जिसकी गूंज से पूरी धरती कांप उठती है। आग की एक ऐसी विशाल दीवार उठती है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को लीलने लगती है। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती हैं। वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस, जो इंसानी ताकत का प्रतीक था, पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। लाखों मासूम लोग जिन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला, इस तबाही का शिकार बन जाते हैं। राष्ट्रपति का प्लेन एयर फोर्स 1 ऐन वक्त पर उड़ान भरता है और राष्ट्रपति अपनी आंखों से अपने देश को जलते हुए देखते हैं। उनके दिल में एक गहरा पछतावा था कि काश उन्होंने डेविड की बात पहले मान ली होती और शहरों को खाली करवा दिया होता। पूरी दुनिया के बड़े शहर अब श्मशान बन चुके थे, लेकिन इंसान ने अभी घुटने नहीं टेके थे। इस महाविनाश का जवाब देने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के जांबाज पायलट आसमान में उतरते हैं। इनमें से एक थे कैप्टन स्टीवन हिलर, जो एक बेहतरीन फाइटर पायलट थे। कई फाइटर जेट्स उस विशाल एलियन शिप को घेर लेते हैं और उस पर एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागते हैं। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है।
एलियन शिप के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच यानी फोर्स फील्ड थी। इंसान की सबसे आधुनिक मिसाइलें भी उस कवच से टकराकर बेअसर हो जाती हैं। इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, उस मुख्य शिप के अंदर से एलियंस के छोटे और बेहद तेज फाइटर शिप्स बाहर निकलते हैं और इंसानी जेट्स का शिकार करना शुरू कर देते हैं। आसमान में चारों तरफ सिर्फ आग और तबाही का मंजर था। देखते ही देखते एयरफोर्स के लगभग सभी लड़ाकू विमान नष्ट हो जाते हैं। कैप्टन स्टीवन अब आसमान में अकेले बच गए थे और 3 एलियन शिप्स उनके पीछे पड़े थे। कैप्टन स्टीवन हिलर मौत के मुंह में थे। एलियंस के बेहद एडवांस शिप्स उनके फाइटर जेट का पीछा कर रहे थे। स्टीवन अपने जीवन की सबसे खतरनाक उड़ान भर रहे थे। वो अपने जेट को पहाड़ों की तंग घाटियों और संकरी चट्टानों के बीच ले जाते हैं, जहां रफ्तार का थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ने का मतलब था सीधा धमाका। एक एक करके वो पीछे आ रहे शिप्स को चकमा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन तकनीक इंसानी सोच से कहीं आगे थी। जब स्टीवन को लगता है कि अब बचना नामुमकिन है, तो वो एक आखिरी दांव खेलते हैं। वो अपने जेट का पैराशूट अचानक खोल देते हैं। पीछे आ रहा एलियन शिप इस अप्रत्याशित कदम से संभल नहीं पाता और उस पैराशूट में उलझकर सीधे सामने मौजूद एक विशाल पहाड़ की चट्टान से टकराकर क्रैश हो जाता है। स्टीवन का जेट भी तबाह हो चुका था, लेकिन वो पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतर आते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत पर अब 2 अजनबी आमने सामने थे। स्टीवन गुस्से में उस मलबे की तरफ बढ़ते हैं और क्रैश हुए यूएफओ का दरवाजा खोलते हैं। अंदर से एक बेहद अजीब और भयानक दिखने वाला एलियन बाहर निकलता है, जो इस क्रैश में बुरी तरह जख्मी हो चुका था। स्टीवन बिना एक पल गंवाए उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं और वो एलियन वहीं बेहोश हो जाता है। स्टीवन चिल्लाते हैं, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। दूसरी तरफ हवा में उड़ते एयरफोर्स 1 प्लेन के अंदर माहौल बेहद गमगीन और तनावपूर्ण था। राष्ट्रपति पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि एलियंस ने उनकी पूरी एयरफोर्स को कुछ ही मिनटों में मटियामेट कर दिया था। मिलिट्री के आला अधिकारी और देश के रक्षा मंत्री अब राष्ट्रपति पर दबाव बना रहे थे कि एलियंस को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है परमाणु हमला। लेकिन राष्ट्रपति इसके सख्त खिलाफ थे। वो जानते थे कि परमाणु हमले का मतलब होगा अपने ही लाखों निर्दोष नागरिकों की जान लेना। इसी बीच डेविड इस फैसले पर भड़क जाता है और कहता है कि परमाणु हमला करने से हम एलियंस का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि अपनी ही धरती को हमेशा के लिए बंजर और तबाह कर देंगे। बात इतनी बढ़ जाती है कि रक्षा मंत्री डेविड को वहां से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। तभी डेविड के पिता गुस्से में खड़े होते हैं और एक ऐसा राज खोलते हैं जिसे सुनकर राष्ट्रपति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डेविड के पिता चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सब लोग जानते थे कि वे आ रहे हैं, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तुमने इस जंग की कोई तैयारी क्यों नहीं की? राष्ट्रपति हैरान होकर पूछते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। तब सच सामने आता है। साल 1947 में रोजवेल में जो यूएफओ क्रैश हुआ था, वो कोई अफवाह नहीं थी। सरकार ने उस स्पेसशिप और उसमें मिले एलियंस को एक बेहद सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में छिपा कर रखा था, जिसका नाम है एरिया 51। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खुद देश के राष्ट्रपति को इस सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसे सिर्फ रक्षा मंत्री और CIA जैसी एजेंसियां ही संभाल रही थीं। बिना वक्त गंवाए राष्ट्रपति अपनी पूरी टीम और डेविड को लेकर एरिया 51 पहुंचते हैं। जमीन के कई मंजिल नीचे बनी इस हाईटेक लैब में आज भी वो पुराना एलियन शिप रखा हुआ था। वहां के चीफ साइंटिस्ट डो ओकुन राष्ट्रपति को बताते हैं कि वे पिछले कई दशकों से इस तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये शिप पूरी तरह डेड था। पर अजीब बात यह थी कि जैसे ही अंतरिक्ष में मौजूद एलियंस का मुख्य शिप हमारी धरती की कक्षा में आया, एरिया 51 में रखा यह 50 साल पुराना यूएफओ अपने आप एक्टिव हो गया। डॉ ओकुन लैब में रखे 3 मरे हुए एलियंस की डेड बॉडीज भी दिखाते हैं। वे बताते हैं कि ये जीव शारीरिक रूप से इंसानों से बहुत अलग हैं। इनके पास बोलने के लिए वोकल कॉर्ड्स नहीं हैं, जिसका सीधा मतलब था कि ये आपस में बात करने के लिए टेलीपैथी यानी दिमागी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच कैप्टन स्टीवन भी उस बेहोश एलियन को एक ट्रक के पीछे बांधकर एरिया 51 के दरवाजे पर ले आते हैं। जब सुरक्षाकर्मी उस जिंदा एलियन को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और स्टीवन को तुरंत अंदर बुला लिया जाता है। वैज्ञानिक उस जिंदा एलियन को एक स्पेशल बायोडोम में ले जाते हैं ताकि उसके शरीर पर लिपटे अजीब से सूट को उतारा जा सके। लेकिन जैसे ही एलियन को होश आता है, लैब के अंदर की हवा में एक अजीब सा खौफ छा जाता है। ऐसे ही उस जिंदा एलियन को होश आता है, वो अपनी हिंसक फितरत पर उतर आता है
बायोडोम के अंदर मौजूद वैज्ञानिकों पर वो अपनी टेलीपैथिक ताकतों से हमला कर देता है। वो अपने दिमागी तरंगों के जरिए डॉ ओकुन के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। लैब के बाहर मौजूद राष्ट्रपति और उनके सिपाही शीशे के पार सिर्फ धुआं और चीखें देख पाते हैं। जब वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो उन्हें डॉ ओकुन खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एलियन ने डॉ ओकुन के वोकल कॉर्ड्स यानी गले की नसों को अपने वश में कर लिया था और वो उन्हीं की आवाज में राष्ट्रपति से बात करने लगता है। राष्ट्रपति एलियन से बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, क्या हमारे बीच कोई समझौता हो सकता है? क्या हम एक साथ इस धरती पर शांति से नहीं रह सकते? लेकिन एलियन की तरफ से जो जवाब आता है वो पूरी इंसानियत का खून जमाने के लिए काफी था। वो साफ मना कर देता है और डॉ ओकुन की आवाज में बेहद ठंडेपन से चिल्लाता है, कोई शांति नहीं, सिर्फ मौत। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एलियन सीधे राष्ट्रपति के दिमाग पर अपनी टेलीपैथिक ताकतों से हमला कर देता है। राष्ट्रपति के सिर में असहनीय दर्द होने लगता है, लेकिन इस दर्द के बीच उनका दिमाग अनजाने में उस एलियन के दिमाग से सीधे कनेक्ट हो जाता है। उस एक पल में राष्ट्रपति को एलियंस का पूरा इतिहास और उनका खौफनाक मकसद साफ साफ दिखाई दे जाता है। वे देखते हैं कि ये जीव पूरे ब्रह्मांड में टिड्डियों के झुंड की तरह घूम रहे हैं। ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाते हैं, वहां के सारे प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह चूस लेते हैं, वहां की सभ्यता का नामो निशान मिटा देते हैं और फिर नए ग्रह की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारी हरी भरी धरती उनका अगला शिकार थी। राष्ट्रपति को बचाने के लिए उनके गार्ड्स तुरंत एलियन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और उसे वहीं ढेर कर देते हैं। होश में आते ही राष्ट्रपति हांफते हुए कहते हैं, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, हमें इन पर परमाणु हमला करना ही होगा। पानी सिर से ऊपर जा चुका था। राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिकी सेना अपना सबसे आखिरी और घातक हथियार इस्तेमाल करने का फैसला करती है, परमाणु हमला। टेक्सास के आसमान में मंडरा रहे एक विशाल एलियन शिप को निशाना बनाया जाता है और उस पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी जाती है। पूरा कंट्रोल रूम सांसें थामे स्क्रीन को देख रहा था। मिसाइल सीधे शिप से टकराती है और एक ऐसा भयानक परमाणु विस्फोट होता है जिससे आसमान कई किलोमीटर तक सफेद रोशनी से नहा जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं छटता है, सबका दिल बैठ जाता है। उस महाविनाशक एलियन शिप पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उनका वो अदृश्य सुरक्षा कवच यानी फोर्स फील्ड परमाणु हमले को भी आसानी से सोख चुका था। इंसान का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र भी फेल हो चुका था। इसी निराशा के बीच कैप्टन स्टीवन हिलर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेकर तबाह हो चुके शहर की तरफ निकलते हैं। वहां उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मीन और उसका बेटा एक मलबे में छिपे हुए थे। स्टीवन उन्हें सुरक्षित बचा लेते हैं और किस्मत से उन्हें उसी मलबे के पास राष्ट्रपति की पत्नी मैरिलन भी गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिलती है। स्टीवन उन सभी को लेकर तुरंत एरिया 51 पहुंचते हैं। राष्ट्रपति अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर टूट जाते हैं। डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर हो रही ब्लीडिंग को रोका नहीं जा सकता था। आखिरकार राष्ट्रपति की पत्नी दम तोड़ देती है। इस निजी और वैश्विक त्रासदी ने राष्ट्रपति को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। दूसरी तरफ परमाणु हमले के फेल होने के बाद डेविड पूरी तरह हताश हो चुका था। वो अपनी नाकामी के गम में बुरी तरह शराब पीकर एरिया 51 के हैंगर में बैठा था, जहां वो 1947 वाला पुराना एलियन शिप रखा हुआ था। तभी उसके बूढ़े पिता उसके पास आते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में उसके पिता कहते हैं, बेटा फर्श पर मत बैठो वरना ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगे। बस यही वो पल था, ठंड और बीमारी। शब्द सुनते ही डेविड के दिमाग की बत्ती जल उठती है। उसे एलियंस को हराने का वो रास्ता मिल जाता है जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े जनरल्स और वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए थे। डेविड अपनी जगह से उछल पड़ता है। उसे समझ आ गया था कि जिस तरह एक मामूली सा वायरस इंसानी शरीर को बीमार कर देता है, ठीक उसी तरह एक कंप्यूटर वायरस एलियंस के उस महाविशाल नेटवर्क को भी ठप कर सकता है। वो दौड़कर अधिकारियों के पास जाता है और एरिया 51 में रखे पुराने एलियन शिप पर अपना ये फॉर्मूला आजमाता है। डेविड अपने लैपटॉप को उस शिप के सिस्टम से जोड़ता है और एक खास वायरस अपलोड करता है। इसके बाद वो एक सैनिक से उस शिप पर गोली चलाने को कहता है। पहली बार में सुरक्षा कवच की वजह से गोली बेअसर रहती है,
लेकिन जैसे ही डेविड कंप्यूटर का एक बटन दबाकर वायरस को एक्टिव करता है और सैनिक दोबारा गोली चलाता है, तो वो गोली सीधे शिप की बॉडी पर जाकर लगती है। यानी कवच पूरी तरह गायब हो चुका था। इंसान को आखिरकार एलियंस की सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई थी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। इस वायरस को धरती पर मौजूद सभी 36 शिप्स तक एक साथ कैसे पहुंचाया जाए। डेविड समझाता है कि एलियंस का पूरा सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद उनके मदरशिप यानी मुख्य कंट्रोल सेंटर से जुड़ा हुआ है। अगर कोई उस मदरशिप के अंदर जाकर इस वायरस को अपलोड कर दे तो पूरी दुनिया में मौजूद एलियंस के शिप्स का सुरक्षा कवच ठीक 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा और उसी 1 मिनट के भीतर इंसानी सेना को उनके शिप्स को तबाह करना होगा। यह एक आत्मघाती मिशन था, क्योंकि मदरशिप के भीतर जाने का मतलब था सीधे मौत के कुएं में कूदना। सवाल यह था कि उस पुराने एलियन शिप को उड़ाकर अंतरिक्ष तक कौन ले जाएगा। कैप्टन स्टीवन हिलर आगे आते हैं और कहते हैं, मैंने जंग में उनके शिप्स को बहुत करीब से देखा है, मैं इसे उड़ाऊंगा। डेविड भी वायरस को इंजेक्ट करने के लिए उनके साथ जाने का फैसला करता है। इस बीच वॉशिंगटन और मॉस्को के जरिए दुनिया के सभी बचे हुए देशों को रेडियो पर एक गुप्त संदेश भेजा जाता है कि ठीक 5 घंटे बाद इंसान एलियंस पर आखिरी जवाबी हमला करेगा। दुनिया भर की सेनाएं अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार होने लगती हैं। कैप्टन स्टीवन और डेविड उस एलियन शिप में बैठते हैं जिस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल भी फिट की गई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, टेक ऑफ का बटन दबाते हैं और वो शिप पलक झपकते ही बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष की असीम गहराइयों की तरफ बढ़ जाता है, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। कैप्टन स्टीवन और डेविड का शिप अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में उनके सामने एलियंस का वो महाविशाल मदरशिप आ जाता है, जो किसी तैरते हुए भयानक शहर जैसा लग रहा था। स्टीवन बड़ी चालाकी से अपने शिप को एलियंस के बाकी सिग्नलों से मैच कराते हैं, जिससे मदरशिप का ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है और वे सीधे उनके मुख्य कंट्रोल सेंटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। चारों तरफ लाखों एलियन शिप्स और अजीबोगरीब मशीनें थीं। डेविड बिना एक पल गंवाए अपने लैपटॉप को मदरशिप के मेनफ्रेम से कनेक्ट करता है और वायरस अपलोड करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो डिजिटल वायरस एलियंस के पूरे सिस्टम में फैलने लगता है। काम पूरा होते ही डेविड तुरंत धरती पर एरिया 51 में मैसेज भेजता है, वायरस अपलोड हो चुका है, काउंटडाउन शुरू करो। धरती पर अमेरिका के राष्ट्रपति खुद एक फाइटर जेट में सवार होकर इस अंतिम युद्ध की कमान संभाल रहे थे। जैसे ही उन्हें डेविड का सिग्नल मिलता है, वो एरिया 51 के ऊपर मंडरा रहे उस विशाल एलियन शिप पर पहली मिसाइल दागते हैं। पूरी इंसानी फौज की सांसें थामी हुई थीं। इस बार मिसाइल हवा में नहीं फटती, बल्कि सीधे एलियन शिप के निचले हिस्से से जाकर टकराती है और एक जोरदार धमाका होता है। डेविड का प्लान काम कर गया था। एलियंस का सुरक्षा कवच पूरी तरह से खत्म हो चुका था। राष्ट्रपति चिल्लाते हैं, उनके पास अब कोई शील्ड नहीं है, हमला करो। देखते ही देखते आसमान एक महायुद्ध के मैदान में बदल जाता है। दुनिया भर के देशों में इंसानी फाइटर जेट्स एलियन शिप्स पर टूट पड़ते हैं, लेकिन एलियंस इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनके मुख्य शिप का निचला हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगता है और वो धरती पर अपना सबसे विनाशकारी वेपन यानी वो नीली लेजर बीम एक्टिव करने लगते हैं, जिसने पहले सारे शहरों को राख कर दिया था। इंसानी पायलटों की मिसाइलें खत्म हो रही थीं और एलियन शिप का वो घातक हथियार कुछ ही सेकंड्स में फायर होने वाला था। तभी मैदान में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एलियन शिप का वो महाविनाशकारी हथियार अब पूरी तरह चार्ज हो चुका था। वो नीली घातक रोशनी कुछ ही सेकंड्स में धरती को भस्म करने वाली थी और इंसानी पायलटों की मिसाइलें खत्म हो चुकी थीं। तभी मैदान में एंट्री होती है रसेल केस की। रसेल एक पुराना वियतनाम वॉर पायलट था, जिसका 10 साल पहले एलियंस ने अपहरण किया था। दुनिया उसे शराबी और पागल समझती थी, लेकिन आज उसके पास अपना बदला लेने और खुद को साबित करने का आखिरी मौका था। रसेल के फाइटर जेट में एक आखिरी मिसाइल बची थी। वो सीधे उस एलियन शिप के खुलते हुए लेजर वेपन के मुंह की तरफ बढ़ता है। वो मिसाइल दागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर उसका मिसाइल लॉन्चर जैम हो जाता है। समय बिल्कुल नहीं था। रसेल मुस्कुराता है और रेडियो पर कहता है, मैं वापस आ गया हूं, तुम कमीनों। वो अपने पूरे फाइटर प्लेन को ही एक सुसाइड मिसाइल बनाकर सीधे एलियन शिप के उस लेजर कोर के अंदर क्रैश कर देता है। एक ऐसा महाभयंकर धमाका होता है जो आसमान को चीर देता है और वो दानवाकार एलियन शिप मलबे के ढेर में बदलकर जमीन पर आ गिरता है। ठीक इसी वक्त
अंतरिक्ष में मौजूद मदरशिप के अंदर कैप्टन स्टीवन और डेविड का शिप एलियंस के जाल में फंस चुका था। वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मौत को सामने देखकर दोनों एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे अपने शिप में लगी परमाणु मिसाइल को सीधे मदरशिप के मुख्य कंट्रोल पैनल पर लॉन्च कर देते हैं। उनके पास वहां से भागने के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स का वक्त था। स्टीवन पूरी ताकत से शिप को रिवर्स करते हैं। पीछे मदरशिप के विशाल दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन एन आखिरी सेकंड में उनका शिप उस बंद होते दरवाजे को चीरकर अंतरिक्ष के खुले सन्नाटे में बाहर निकल आता है। अगले ही पल अंतरिक्ष में एक ऐसा परमाणु विस्फोट होता है जिससे एलियंस का वो पूरा मदरशिप और उनका पूरा वजूद हमेशा हमेशा के लिए राख के गुबार में बदल जाता है। धरती पर जब आसमान से एलियन मलबे की बारिश होती है तो पूरी इंसानियत खुशी से झूम उठती है। दुनिया भर के देशों में इंसानों ने एलियंस को पूरी तरह धूल चटा दी थी। इस महायुद्ध में आखिरकार एलियंस की हार और इंसानों की कभी न टूटने वाली हिम्मत की जीत होती है। उम्मीद है आपको यह थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।